हम कंटिन्यू करेंगे अपने इन लेक्चर्स को जो यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हैं, बेसिकली फ्रॉम ओर टू फ्यूल फॉर द पावर प्लांट्स। हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था कि हम ओर से निकाल के एक ऐसे सोल्यूशन में ले आए हैं जिसमें अब यूरेनियम एनरिच्ड है और भी चीज़ें। इसको कहते हैं जो लीचेंट है, लीचिंग के रिजल्ट से, लीचिंग के नतीजे में हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया है जो एनरिच्ड है इन यूरेनियम। और लीचिंग का प्रोसेस हम एसिड से भी कर सकते हैं, बेस से भी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड से लीच किया था, जो कि एक अच्छा चॉइस है। आज हम आयन एक्सचेंज के एक मुकाबले का एक और प्रोसेस है विच इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक, ओरिजिनली आयन एक्सचेंज बहुत पॉपुलर था, फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आया, अब दोनों मिलके भी इस्तेमाल हो रहे हैं कुछ नए प्लांट्स में। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, एक नॉवल टेक्निक है। अगेन ये एक्सपेंसिव टेक्निक है, तो वही इस्तेमाल होती है जहाँ पे इसकी प्राइस जो है, इसकी जो फिजिबिलिटी है वो जस्टिफाई करे। दिस इज अ गुड इंट्रोडक्शन टू ए टेक्निक जो यूरेनियम के अलावा भी इस्तेमाल होती है। लीचिंग का प्रोसेस, लीचिंग में इस केस में हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पे पहले आना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ओर की तो स्लरी आ गई है, ये वो ओर है, ये वो पानी में मिक्सचर है ओर का, इसमें ओर अब कंसंट्रेटेड है, इसमें से काफ़ी गैंग मटेरियल, फालतू मटेरियल रिमूव हो गया है। इसको हमने नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया, तो ये प्रोसेस लीचिंग का है। जो कुछ भी लीचिंग से रिजल्ट अब हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रेट मिलेगी, यूरेनाइल नाइट्रेट। क्लीन का मतलब ये कि जब इससे हमने लीचेंट से हमने इस लीचिंग प्रोसेस से हम गुजरे हैं, तो लीचिंग प्रोसेस ने बहुत सी जो चीज़ें थी जो डिसॉल्व नहीं की नाइट्रिक एसिड में, वो इससे अलहदा हो गई। इसको हम फिल्टर कर लेंगे और हमारे पास एक क्लीन लीचेंट आ जाएगा। जो आज प्रोसेस हमने पढ़ना है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यूरेनाइल नाइट्रेट अब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। इट इज सब्जेक्टेड टू काउंटर करंट solvent extraction process to increase the concentration of uranium in the solution. बेसिकली ये लाइन लिखने का मतलब ये है कि आज के लेक्चर में पहली चीज तो आप देखेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है और फिर ये काउंटर करंट क्या होता है। तो ये दो चीजें आज इंट्रोड्यूस होंगी इंशाल्लाह। कोई सवाल हो रोक दीजिएगा, बीच में कर लीजिएगा। जो नए प्लांट्स दुनिया में उन सारे मुल्कों में जहां यूरेनियम इम्पोर्टेंट है, आपने पहले लेक्चर में देखा था कि ओर्स कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो कनाडा और रशिया की एक नेबरहुड कजाकिस्तान, यहाँ पे तो ओर्स एनरिच्ड हैं। और फ्रांस और चाइना, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोग्राम्स हैं। फ्रांस अपनी मेजॉरिटी एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर पावर से बनाता है। चाइना के भी आगे के प्लान बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं। तो इन मुल्कों में ये प्रोसेस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अलॉन्ग विद आयन एक्सचेंज ये इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो आयन एक्सचेंज को रिप्लेस कर रहा है। एक ये जुमला आपको अक्सर नज़र आएगा और ये चीज़ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि हमने अपनी एनर्जी भी बचानी है और एनवायरनमेंट भी। दोनों चीज़ें कैसे बचेंगी कि जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं उनको जितनी जल्दी हो सके हम अलग कर दें। तो हम क्या करें, हम टनेज से केजीज पर आ जाएं। टनेज ऑफ डिज़ायरेबल और इनडिज़ायरेबल का मिक्सचर से हम जो डिज़ायरेबल का केजी निकल रहा है उससे जल्द से जल्द उसके पास आ जाएं। हर स्टेप पे फालतू चीज़ें छोड़ दें, तो हम एनर्जी भी बचाएंगे और एनवायरनमेंट भी बचाएंगे। एनवायरनमेंट कैसे बचाएंगे? इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में मैंने एसिड्स इस्तेमाल करने, केमिकल्स इस्तेमाल करने। ठीक है, तो मैं कम पे करूंगा अगर मेरे पास सिर्फ काम की चीज आएगी। होता क्या है ये? इसको कहते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्शन, भी इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, LLE।
यहाँ से क्या चीज पता चल रही है, यहाँ से पता चल रही है लिक्विड भी है और लिक्विड भी है, दो लिक्विड्स हैं। ठीक है, ये प्रोसेस दो लिक्विड्स के साथ चलता है। The method to separate compounds or metal complexes based on their relative solubilities in two different immiscible liquids. बहुत सी टर्म्स नहीं आ गई। Immiscible liquid क्या है? Basically immiscible liquid ये है जिसमें हमारे पास दो लिक्विड्स हो जो एक दूसरे में मिक्स ना हो रहा हो, जैसे कि तेल और पानी। ठीक है, तेल और पानी। तो अगर हम इन दोनों को खूब हिलाएं तो क्या होगा, हमें नजर आएगा कि पानी में तेल के कतरे या तेल में पानी के कतरे हैं। थोड़ी देर खड़ा रहने दे, क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक, तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। अब हमारे पास जो लीचेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कि इट शुड बी हैव अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इसकी एक में दूसरी हो, दूसरे में तेल में दूसरी हो, पानी में दूसरी हो। तो दो प्रॉपर्टीज आ गई हैं। चलें आगे देखते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी आती है। मैंने जिक्र किया तेल और पानी का। तो अगर फर्ज करें एक पानी क्या है, पानी पोलर है, और दूसरा ऑर्गेनिक अगर सॉल्वेंट है जैसे केरोसिन है तो वो नॉन पोलर है। एक मिसाल हो गई कि ये डिफरेंस क्यों है, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हमें इस बेसिक चीज से हमें समझ में आएगा आगे चल के। एक दफा इमिसिबल लिक्विड को दोबारा समझ लें कि इट कैन नॉट मिक्स अप टुगेदर आफ्टर शेकिंग इफ अलाउड टू सेटल। ठीक है ना, ये अलग अलग हो जाएगा। एक चीज और याद रखिए कि इमिसिबल होने का मतलब अलग अलग होना लाजमी नहीं है। इमिसिबल होने का मतलब ये है कि सिर्फ ये कि ये अपनी अलग मौजूदगी जाहिर कर रहा है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जाके अलग शहर में बसने लगे। अलग शहर में कब बसेगा, अलग अलग कब होगा, जब डेंसिटी फर्क होगी। इमिसिबल होने का मतलब ये है कि मिक्स नहीं हो रहा, और डेंसिटी मतलब अलग होने का मतलब ये है कि फिर ये इसकी लेयर्स भी अलग बन गई। एक चीज हल्की है वो ऊपर आ गई, जो भारी है वो नीचे चली गई। क्या क्या आ गया, लिक्विड्स। जी सवाल है कोई। लिक्विड्स की एक चीज तो ये कि उनकी डेंसिटीज फर्क होंगी, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि वो इमिसिबल होंगे। इमिसिबल होंगे, मिक्स नहीं होंगे। और इमिसिबल होना या डेंसिटी फर्क होना, उसके साथ साथ अगर उनका नेचर पोलर और नॉन पोलर है तो ऑटोमेटिकली जो मेरे आयंस हैं उनके साथ उनका बिहेवियर फर्क होगा। ठीक है, अगर मेरे पास मिक्सचर में ए भी है, बी भी है, सी भी है, यूरेनाइल नाइट्रेट भी है, वेनेडियम के कंपाउंड्स भी हैं, आयरन के भी हैं, टाइटेनियम के भी हैं, तो फिर इनका जो बिहेवियर होगा वो इन सब के साथ फर्क होगा, और इसी फर्क बिहेवियर से मैं सेपरेट करूंगा, यही रूट है। ठीक, आइए थोड़ा सा और सिंपल एक डायग्राम से देख लें। एस एक्स होगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये उसका मुखफ़फ़ है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन लिक्विड विच इज इक्वल्स टू अनदर विच इज ऑर्गेनिक। तो फर्स्ट करें ये मेरा लीचेंट था। लीचेंट में आपको क्या चीजें नजर आ रही हैं, ये तो मेरा सॉल्वेंट है ना, पानी। और नीली चीज फर्स्ट करें मेरे काम की चीज है, 10-12 आइटम इसके यहाँ बैठे हुए हैं। और लाल चीज वो है, इसके भी 10-12 बैठे हैं फर्स्ट करें। और ये वो चीज है जो यूरेनियम के साथ खुद ही लीचेंट में आ गई, जिसको मैंने अलग करना है। तो लाल चीज जो है वो अनडिजायरेबल, नीली वाली डिजायरेबल। अब मैं क्या करूं, मैं एक और लिक्विड ले लूं। ये लिक्विड क्या होगा, ये हो सकता है ये ऑर्गेनिक, ये पोलर है, ये नॉन पोलर हो गया। फिर मैं क्या करूं, इन दोनों को मिक्स कर दूं। इन दोनों को मैंने एक ही बीकर में डाल दिया, तो क्या होगा, जब मैं एक ही बीकर में डालूंगा तो अब ये होगा कि कुछ नीले और कुछ लाल ऊपर जाएंगे और कुछ नीचे ही रहेंगे। तो जरा गौर से देखें, बेशक तफसील से काउंट ना भी करें तो आपको आंखों से अंदाजा हो जाएगा कि जो रेशियो है लाल और नीले का यहाँ पर और जो यहाँ पर है वो इससे फर्क है या नहीं है। इनिशियल हमने एक स्टार्ट लिया था तकरीबन बराबर बराबर से। ठीक है, बराबर बराबर से स्टार्ट लिया था। जो कुछ यहाँ ऊपर आ गए, क्लियरली नजर आ रहा है कि लाल कम आए, हम चाहते भी लाल को कम करना थे। लाल कम आए, नीले ज्यादा आए, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये होगा कि नीले कम रह जाएंगे, लाल बढ़ जाएंगे। तो क्या किया है कि इन दोनों में इनकी सॉल्युबिलिटी फर्क है।
दो लिक्विड हैं जिसमें नीले की सॉल्युबिलिटी कुछ और है, लाल की कुछ और है, और इसके अंदर भी यही सूरत हाल है। ठीक, तो हमने दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लिए हैं, उनको मिक्स किया, फिर सेटल होने दिया, देखा कि अब जो चीज निथर के एक्सट्रैक्ट होके मेरे ऑर्गेनिक में आई है उसमें मेरे काम की चीज मिसाल के तौर पे ज्यादा है और बेकार चीज कम है। अब मैं क्या करूं? अब मैं किसी बहुत ही सुकून के तरीके से इसको मैं किसी और बीकर में अलग निकाल दूं, इसको मैं इसी में रहने दूं मिसाल के तौर पे, फिर इन दोनों को अलग कर दूं मैं। तो अब मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल ये था, इस स्टार्टिंग मटेरियल से मैंने इस तरह इन्हें सेपरेट कर लिया। दिस इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अच्छा, क्या काम हो गया? अगर फर्ज करें कि नीले जैसे कितने यहाँ पे 6 है ना और ये 3 है, तो 2/3 जो है वो नीले हैं और 1/3 अब भी लाल है। अब क्या करूं मैं? अब कैसे आगे कैसे चलूं? अब मैं ये करूंगा कि ये मेरे पास ऑर्गेनिक है, इसमें फिर पानी मिला दूंगा, और ये पानी है इसमें फिर ऑर्गेनिक मिला दूंगा। इसमें क्या होगा कि पानी के अंदर लाल ज्यादा चले जाएंगे, इसमें कम रहेंगे, कुछ नीले भी जाएंगे पानी में। ठीक, तो मैं इस तरह से ये ऊपर वाली सीरीज में लाता जाऊं तो मेरे पास नीले वालों की प्योरिटी बढ़ती जाएगी। कहाँ रोकूं? जहाँ रिक्वायर्ड प्योरिटी आ जाए। अच्छा, बाकी का क्या करूं? बाकी फेंक दूं? नहीं, कैसे फेंकूंगा? इसमें भी तो मैंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया है, तो मैं ये करूंगा कि इसका अपना एक साइकिल चलाऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा? ऑर्गेनिक मिलाऊंगा, मिलाऊंगा, ये इसमें सेपरेशन होगी, इसकी अपनी सेपरेशन होगी, तो बेसिकली एक ह्यूज कास्केड बनेगा इस किस्म के सेल्स का। ह्यूज कास्केड, एक जो सेमी इंडस्ट्रियल कास्केड है, एक जो एक्सपेरिमेंटल कास्केड बन सकता है सेमी इंडस्ट्रियल स्केल पे, उसमें कई सौ ऐसे सेल्स हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, और सॉफ्टवेयर होते हैं जो फिर ये डिटरमिन करते हैं कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ सेल्स कितने होने चाहिए, कितनी सेपरेशन के लिए, किस किस्म के आयंस के लिए, किस किस्म के सॉल्वेंट्स के लिए। तो ये अब इतना इतना एक कॉम्प्लिकेटेड काम है जो कि शायद मैनुअली करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू या बहुत टीडियस है एटलीस्ट। टर्म समझ लीजिए कि ये नीचे मेरे पास लीचेंट में नीली चीज भी थी और ये हरी चीज भी थी, ठीक है ना, एक काम की थी एक बेकार थी। मैंने उसमें ऑर्गेनिक डाला। अब यहां से ऑर्गेनिक वाले जाने की टर्म क्या है? लोडिंग। मैंने क्या किया है? अपने काम की चीज को लोड कर दिया है किसी चीज के ऊपर। लोड कर दिया है ना? अब लोड तो मैंने कर दिया है, तो क्या यही रहेगा ये? नहीं। अब लोड हो गया है, इसका मतलब ये कि मेरे पास जो अनडिजायरेबल थी उससे सेपरेट हो गया, सेपरेट होके आगे। लेकिन तो मुझे तो बाहर चाहिए ना, तो फिर अब मैं क्या करूंगा? इसके साथ कोई और ऐसा तरीका करूं कि ये वापस भी निकल आए, उसको कहते हैं स्ट्रिपिंग। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जो सोल्यूशन है ऑर्गेनिक, अगर फर्ज करें तो ऑर्गेनिक में जाना इज पुलिंग या लोडिंग, कि वो खींच रहा है अपनी तरफ, और वहां से निकलना इज पुशिंग बैक एंड स्ट्रिपिंग। पहले मैं लोड करूंगा, फिर इसको मैं किसी और बीकर में डाल दूंगा, किसी और कंटेनर में, और वहां से इसको वापस निकाल लूंगा। तो निकालने की टर्म है स्ट्रिपिंग। ठीक है, एक बड़ी खूबसूरत सी इसकी एनालॉजी है, ये अवार्ड विनिंग पिक्चर है जिसमें कि एक सीगल है जो मछली पकड़ रहा है। देखा आपने समंदर के अंदर मछली की क्या हैसियत है, क्या कंसंट्रेशन होगी एक छोटी सी मछली की समंदर में, ठीक है। और इस सीगल की चोंच का साइज देखें, देखें कि शिकार कितना वेल टारगेटेड है। दोनों चीजें जो है कितनी किस तरह एक माइन्यूट सी जगह पे आकर मिली है। तो बेसिकली हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी यही चीज है। क्या चीज है? कि ये सीगल है। हमारा सीगल क्या है? हमारा सीगल ये रेडिकल है। इस रेडिकल ने क्या करना है? इसमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इसको कहते हैं, ये मौजूद है, तो जाके अपनी पसंद का एटम चुन के ले आए। क्या करें? लोड कर ले उसको, पुल कर ले इस समंदर से उसको, फिशिंग कर ले उसकी। ठीक, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देख लें ये क्या होते हैं। ये क्या करते हैं? पानी के अंदर लीचेंट था ना हमारा, स्टार्टिंग मटेरियल वही था। वो क्यों था?
वो इसलिए था कि पानी की एक पोलैरिटी है, तो वो पोलैरिटी क्या करती है कि यूरेनाइल जो मेरे पास नाइट्रेट है इस केस में, उसके आयंस को, उसके जो चार्ज है उसको अपने साथ जोड़ लेती है इस चार्ज को। अब इसने इस चार्ज को जोड़ लिया, क्या क्यों जोड़ लिया? इसके पास एक कशिश है अपने पोलैरिटी की वजह से, इसकी एक कशिश है अपने आयनिक नेचर की वजह से। तो ये जो दोनों चीजें मिल गई और इसने अपने साथ जोड़ लिया, इसने क्या कर लिया? डिसॉल्व कर लिया, सॉल्युबल हो गया ये इसमें। अब अगर फर्ज करें कि इसका जो चार्ज है उसको मैं न्यूट्रलाइज कर दूं, इसके चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? मेरा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अगर वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो क्या होगा कि अब ये तो मौजूद है कैच करने के लिए, लेकिन ये आने पे तैयार नहीं है। तो मेटल आयन जो है या यूरेनाइल नाइट्रेट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फिर पानी में उसका गुजारा नहीं होगा। The charge on the metal is neutralized by an appropriate complexing agent. Appropriate की टर्म आपने chelating agent में भी पढ़ी थी ना, वही आ गई, मेटल केलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। ये क्या होता है? मेटल तो मेरा कहाँ से आया है? लीजेंड से आया है, और ये क्लेट जो है ये मेरा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है इस केस में। तो इनकी जोड़ी बन जाती है। वहां कैसे था? वहां केलेटिंग एजेंट ने दोनों कानों से पकड़ के उठाया था ना मेरे मेटल को। यहाँ भी यही करेगा, जब केलेट है तो यही करेगा। कॉम्प्लेक्स इज मोर हाइड्रोफोबिक। एक तो इसने पकड़ लिया, अब पकड़ के इसने पानी से वापस भी तो निकलना है ना। तो जितना ये हाइड्रोफोबिक होगा, जितना पानी के साथ इसके ताल्लुकात खराब होंगे, उतना क्या होगा? उतनी एक्सट्रैक्शन बेहतर होगी। ताल्लुकात खराब कैसे होंगे? कि जिस लिक्विड में ये है वो क्या हो? वो इमिसिबल हो पानी में, इमिसिबल हो वो पानी में। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है ये एनायंस नेचर भी हो सकता है कि ये एनायंस को पकड़ लें और ये कैटायंस को भी पकड़ सकते हैं, दोनों तरह के होते हैं, बड़े स्पेसिफिक हैं। अब सिर्फ एनायन कैटायन ही काफी नहीं है कि कौन से किस्म के आपने आयन को पकड़ना है, उसके साथ भी अब ये चीजें बहुत ही स्पेसिफिक हो गई हैं, हाईटेक हो गई हैं। और जो कंपनियां बनाती हैं वो इसको ओन करती हैं, प्रोप्राइटरी राइट्स उनके पास होते हैं, वो इनको कमर्शियल नामों से बेचती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक किलेट है ये, हाँ, इसका ये रेडिकल है, इसके साथ ये वो कोई एक चीज, एक ऐसा आयन जुड़ा हुआ है जिसको ये देख के और मेटल को पकड़ लेगा। चलिए इनको एक रंग दे देते हैं। फर्ज करेंगे कि जी ये किलेटिंग एजेंट मेरा है जिसका ये वाला पार्ट जो है वो इसमें या इस रंग में ये मौजूद है, और मेरे मेटल ये जो लीचेंट है, इस लीचेंट के अंदर काम का मेटल मेरा ये वाला है। ठीक, तो ये वाली चीज कहाँ है? ये वाली चीज ऑर्गेनिक के साथ मौजूद है। ठीक, ऑर्गेनिक के साथ मौजूद है। ये कहाँ पर है? ये लीचेंट में मौजूद है। जब मैंने अपने लीचेंट में ऑर्गेनिक को डाला और इसको खूब शेक किया, मिलाया, तो क्या होगा? क्या होगा फिर लोडिंग होगी कि नहीं होगी? ये नीचे जाएगा और नीचे से जाके पकड़ के काम की चीज ऊपर ले आएगा। फिर से देख लें, ये रेडिकल मेरे पास, रेडिकल के साथ मेरे पास आयन मौजूद था, ये रेडिकल ये चिलेट गया और यहाँ से मेटल को पकड़ के ऊपर ले आया। अब मेटल मेरा अटैच हो गया रेडिकल के साथ, और जो ये आयन था ये नीचे रह गया। ये रोल है किसका? चले किलेट का, ये किलेट का ये रोल है। ये ट्रांसफर इज ड्रिवन, एक जर्नल चीज, वो जो आपको पहले दूसरे सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक्स पढ़ाई गई थी ना, वो जान नहीं छोड़ेगी जिंदगी भर। तो आसान जबान में हम जब कुछ समझ ना आए तो कहते हैं कि ये प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी लो हो रही है। जितने भी इसके अंदर कैटायंस हैं, एनायंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये सब की सब अपनी लोएस्ट एनर्जी में उस वक्त जा रही हैं जब ये किलेट जो है ये कान से खींच के पसंद के एटम को ऊपर ले आता है। दूसरे लफ्जों में आपने किलेट का सिलेक्शन अपने एटम के साथ इस किस्म का करना है कि जब ये आप यूज करें तो आपकी सिस्टम की एनर्जी किस तरफ कम हो? सेपरेशन जब हो रही हो तो कम हो। दैट शुड बी द ड्राइविंग फोर्स। एक ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का ये एक सेल देख लीजिए। एक चीज बेसिकली एक याद रखें यहाँ पे कि इसका एडवांटेज उस वक्त है जब आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये कान पकड़ाई वाला खेल हो।
The advantage in using the liquids in smaller lots, ये मिक्सिंग छोटी लॉट में हो, फिर मिक्सिंग ये हो गई अच्छी तरह से, आप ये मिक्सचर में, ये आपका मिक्सचर मौजूद है, ये मिक्सिंग कर रहा है, ठीक है। मिक्सिंग किस चीज की कर रही है, एक को फीड आ रही है इधर से, किसकी, लीचेंट की आ रही है, इधर से क्या आ रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ रहा है, काउंटर करंट यहाँ पे आया, इधर से एक चीज आई, ऑपोजिट डायरेक्शन से दूसरी चीज आई, आ गई, यहाँ मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद क्या किया आपने, इसके बाद ये वाला सुराख, ये सुराख बेसिकली क्या कर रहा है कि एक टर्बुलेंट लिक्विड को एक सेटल्ड लिक्विड से फर्क शो कर रहा है। यहाँ से जब बह के ये चीज यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर इसको सेटल होने का टाइम मिल रहा है। ये चीज सेटल कैसे हो रही है, हल्की चीज ऊपर जा रही है, भारी चीज नीचे आ रही है, डेंसिटी का फर्क है। इमिसिबल लिक्विड्स अलग हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ अलग हो गए, आपने एक तरीके से यहाँ ऊपर से इसको डिकैंट कर लिया, एक्सट्रैक्टेंट यहाँ से निकाल लिया। रेफिनेट, जो अब मेरे पास रेफिनेट क्या चीज थी, ये काम की चीज लेके चली थी, खाली हाथ वापस आ गई। लीचेंट था मेरा, यूरेनाइल को लेके चला था, नाइट्रेट को, और जब अंजाम किया वो इस कहानी का कि खाली हाथ वापस आ रहा है। खाली हाथ वापस कहाँ जाएगा, वापस जाएगा लीचेंट के लिए, वरना इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाएगी, इसको रिसाइकिल करेंगे। और ये कहाँ जाएगा, ये अब किसी और जगह जाएगा, लेकिन ऐसे तो नहीं जाएगा, एक सेल काफी नहीं है, ऐसे सेल लाइन से कितने लगे होंगे, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स लगे होंगे, और हर एक में क्या हो रहा होगा, इसके अंदर अगर ये फर्ज करें ऑर्गेनिक है, तो इसके अंदर मेरा पास एक्वस आ रहा होगा, ये एक्वस है तो इसमें ऑर्गेनिक आ रहा होगा, और ये लाइन से पूरे सेल्स लगे होते हैं, जहाँ एक से निकल के दूसरे में चीजें जा रही, ठीक। तो ये एक तस्वीर है यहाँ पे एक एक्सट्रैक्शन सेल की, और ऐसे सेल बहुत सारे होते हैं, ठीक हो गया। अब ऐसे सेल बहुत से लगे हैं, इन्होंने सेपरेट कर लिया, आपके पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन आ गई, उतना यूरेनियम आ गया जितना चाहिए था, कहाँ आ गया, आपके पास ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्टेंट में आ गया, प्रेग्नेंट हो गया अब वो, रिकवरी ऑफ यूरेनियम फ्रॉम द प्रेग्नेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपने अब इससे इसको निकालना है ना, कौन सी टर्म इस्तेमाल की थी हमने, स्ट्रिपिंग की या अनलोडिंग की या पुशिंग की, कि अब इसमें से पुश आउट करना है इसको। पुश आउट करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो प्यूरिफाइड और कंसंट्रेटेड यूरेनियम है वो हमें हासिल हो जाएगा। जब इसमें से निकल जाएगा यूरेनियम, तो हमारे पास ऑर्गेनिक बच गया, इसका हम क्या करें, देख तो नहीं सकते ना, एनवायरनमेंट भी खराब होगी, पैसा भी खर्च होगा, तो हम इसको रिसाइकिल कर लेंगे। अब अगले एक्सट्रैक्शन, स्ट्रिपिंग जो है वो एक सेकेंड स्टेप है, किसके बाद, वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बाद। उसूलन ये चीजें एक ही सेटअप में जगह जगह लगी होती है, ये जगह जगह लगी होती हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक काम की चीज हो, एक बेकार चीज हो, बेकार चीजें भी बाय प्रोडक्ट बन जाती हैं, तो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। स्ट्रिपिंग जो है, इट इज ऑल्सो ए काउंटर करंट मिक्सचर यूनिट विद द कोन बॉटम सेटलर। ये आसान आसान जबान में समझ लें, काउंटर करंट का यहाँ भी मतलब ये कि यहाँ दो तरफ से चीजें आ रही हैं, आने के बाद क्या हुआ कि एक ऐसी शक्ल है जो कि जिसमें उसकी शक्ल ऐसी है कि आप आराम से उसमें से चीजों को सेपरेट कर सकें। स्ट्रिप आउट करेंगे, स्ट्रिप आउट क्या चीज करेंगे आप, स्ट्रिप आउट करेंगे यूरेनाइल को, किस में से, ऑर्गेनिक में से। एक दफा में हो जाएगा, शायद एक दफा में नहीं हो, बार बार करना पड़े, ठीक। तो हमारे केस में क्या है कि हम 10% सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, और उसको हम अपने प्रेग्नेंट से थॉरली मिक्स करते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, यूरेनियम जो सॉल्ट है, यूरेनियम का जो पार्ट है उसको अपने साथ अटैच कर लेती है, नाइट्रेट सोडियम के साथ मिलके वो सोडियम के साथ आ जाता है, और नाइट्रेट जो है वो सोडियम के साथ चला जाता है। The soda hash has affinity for uranium. It leaves the solvent, combines with soda ash, and now अब क्या है कि हमारे पास कंसंट्रेशन यूरेनियम की इतनी बढ़ गई, ठीक है। जो फ्रैक्शन ऑफ ए ग्राम से शुरू हुआ था यूरेनियम लीचेंट में, वो 50 ग्राम्स पर लीटर की कंसंट्रेशन आ गई है। जो कुछ भी यहाँ इसमें आया है, इसमें इसके बाद इसमें फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें डिसॉल्व नहीं होती, फिल्टर इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हमारे पास, सोडा ऐश में कोई चीजें अटैच नहीं हुई ना, बाहर ही रह गई, लेकिन प्रेग्नेंट में आ गई हैं,
तो वो इम्प्योरिटीज कौन सी हो सकती हैं? आयरन की और टाइटेनियम की हो सकती है। कुछ इम्प्योरिटीज किसने रिमूव की हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ने मेजर रिमूव कर दी। बाकी हर स्टेज पे जैसे हमने कहा कि हमारे पास अनडिजायरेबल रिमूव हो रहे हैं। तो जब हम सोडा एच से इंटरैक्ट कराएंगे तो जो चीज इसके साथ अटैच नहीं होगी वो भी फिल्टर आउट हो जाएगी। उसके बाद प्रिसिपिटेशन प्रोसेस है, ठीक। तो जो जो यहाँ का आउटकम है वो प्रिसिपिटेशन में चला जाएगा, जो अगले लेक्चर का पार्ट है। और जो कुछ भी यहाँ से काम की चीजें थी हमारी, जिन्होंने हमारी हेल्प की थी एक्सट्रैक्शन में, कौन सी थी? सबसे पहले तो लीचेंट था। लीचेंट जो है वो वापस का जाएगा। लीचेंट का जो सॉल्वेंट था, जो अब कहता है रेफिनेट है, वो वापस जाएगा लीचिंग में। जो एक्सट्रैक्शन का ऑर्गेनिक था वो भी वापस जाएगा। और क्या है, जो स्लज है, इस स्लज में जो जो जिसको जिसको हम बेकार चीज समझ रहे हैं, वो उसमें क्या है? उसमें वेनेडियम है, टाइटेनियम है, आयरन है, वो भी वापस जाएगा किसी न किसी लीचेंट एजिटेटर में, ताकि उसको भी हम निकाल सकें, ठीक। तो इस सारे प्रोसेस की ऑप्टिमाइजेशन होती है। क्यों होती है ऑप्टिमाइजेशन? ताकि कम से कम स्पीड के ऊपर, कम से कम पावर के ऊपर हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकें। हमने क्या करना है? एनर्जी को कंजर्व करना है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जितनी कोयला फूकूंगा मैं बिजली बनाने के लिए, उतनी एनवायरनमेंट खराब होगी, ठीक। तो मैंने क्या करना है? मेरी एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आर सिनोनिम्स, देयर आर सिनोनिम्स। खुद एनर्जी भी कंजर्व करनी है पैसे बचाने। इसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है नॉर्मली सॉफ्टवेयर स्केल पे, फिर लैब स्केल पे, फिर सेमी इंडस्ट्रियल स्केल पे, और फिर इंडस्ट्रियल पैरामीटर्स फाइनलाइज होते हैं। आइए एक जर्नल सा, जितनी चीज़ें शायद आप थोड़ी चीज़ें मिक्सअप हो गई होंगी, एक स्लाइड में इस सारी कहानी को समराइज कर लें। तो मेरे पास ये लीचिंग प्लांट से क्या चीज़ आई है? लीचेंट आया है। एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्लांट में आया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्लांट में एक तो एक्सट्रैक्शन का पार्ट है और एक स्ट्रिपिंग का प्लांट है। ये क्या कर रहा है? ये इसमें से यूरेनियम को पकड़ रहा है, इसमें से यूरेनियम की फिशिंग कर रहा है। सीगल जो काम कर रही है वो कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, और लीचेंट को फारग वापस भेज रहा है। अब जिसने फिशिंग की थी उसमें वापस जाहिर है उसने, सीगल ने खा लिया अगर मेरा यूरेनियम, तब तो काम हो गया ना। तब उसके मुंह से वापस भी निकालना है वो उस फिश को, तो दैट इज स्ट्रिपिंग। तो वो क्या है, मेरा जो 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 सोडा ऐश था वो स्ट्रिपिंग का काम करेगा, और यहाँ से जो चीज निकल रही है अब वो यूरेनियम कंसंट्रेट है मेरा। तो इसका जो प्रेग्नेंट सोल्यूशन था वो इसमें एंटर हो रहा है, और लीचिंग का जो फुजला था, जो लीचिंग के रिजल्ट में जो भी गैंग मटेरियल था, वो मेरे पास वो इसका वो गैंग मटेरियल है, वो जाया हो रहा है, या उसमें से कोई बाय प्रोडक्ट निकल रही है, वो भी हो सकता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रेग्रेंट लीचेंट आ रहा है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ रहा है। इसके नतीजे में एक लोडेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बन रहा है, ठीक है ना, लोडेड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यहाँ पे बिल्कुल फारिग था, ये फारिग था, ये अब यहाँ पर ये लोडेड या प्रेग्नेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया। नतीजे में क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा रेफिनेट, निकलेगा यहाँ से। तो जो रेफिनेट है वो वापस चला गया कहाँ पे? लीचिंग प्लांट में। क्यों चला गया? केमिकल है, एसिड्स है, मैं ऐसे तो नहीं फेंकूंगा ना एनवायरनमेंट में, पैसे खर्च में। आई विल रीयूज देम। जितना भी रीयूज कर लो कुछ तो जाया होगा बहरहाल। यहाँ से जब स्ट्रिपिंग मैंने कर ली है तो फारिग क्या चीज हुई? ऑर्गेनिक फारिग हुआ है, ऑर्गेनिक वापस चला जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा। और जो कुछ भी सोडा ऐश के साथ यूरेनियम था वो चला जाएगा किसमें? प्रिसिपिटेशन सेक्शन। ठीक हो गया? क्या ये चीजें एक छोटे छोटे सेल में हो रही होती हैं? नहीं, ये चीजें जो हो रही होती हैं ये हो रही होती हैं ऐसे इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, जहाँ हर चीजें खुद ही सेट हो रही होती है। इसके अंदर स्टरर भी है, पीएच वैल्यूज भी सेट हो रही हैं, जो फीड रेट्स हैं वो भी सेट हो रहे होते हैं, सब कंप्यूटराइज्ड होते हैं। तो और जगह जगह स्ट्रिपिंग, कई जगह स्ट्रिपिंग प्लांट्स लगे होते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या है? इट डज द प्योरिफिकेशन। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। प्योरीफाई कौन सी चीज कर रही है? एक्सट्रैक्शन कर रहा है। और कंसंट्रेट करके निकाल कौन सी बाहर चीज रही है? वो स्ट्रिपिंग कर रही है।
एक्सट्रैक्शन में जो प्योरिफिकेशन क्या है वो है सेलेक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चुन चुन के फिशिंग करे सीगल की तरह, और स्ट्रिपिंग ये है कि सीगल के मुंह से वापस निकाल दे। ठीक, कोई सवाल है बच्चों? नो सर।